मेरा एक ख़ास दोस्त यानी एक चाहता दोस्त जो है और एक मेरा यूट्यूब जो ये चैनल है उसको फॉलो कर रहे हैं वो और सब्सक्राइब किया हुआ है और दूर रह के तकरीबन 180 किलोमीटर्स दूर यहाँ से जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वहाँ पे उनको इस टाइम एक तकलीफ़ है। उनके कुछ रिलेशन में कोई एक शख्स है जो कोमा में चला गया है। एक अवेयरनेस के लिए बताना चाहता हूँ कि कोमा क्या होता है। कोमा मीन्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो बेहोश हो जाना। यानी कि अगर हम बाहर से उसको अगर स्टिमुलस भी देंगे, पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कोमा है उसके काजेज़ क्या होते हैं। मेटाबॉलिक काजेज़ होते हैं और न्यूरोलॉजिकल काजेज़ होते हैं। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आपके लिए थोड़ी मुश्किलात आएँगी, लेकिन थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो मेटाबॉलिक काजेज़ हैं उनमें तकरीबन ड्रग इंटॉक्सिकेशंस, ड्रग्स का ओवरडोज़ हो जाना, एंटी डिप्रेसेंट्स लाइक टीसीए वगैरह ओवरडोज़ हो जाना। इस तरीके से पॉइजनिंग जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से बिल्कुल बेहोश हो सकते हैं, अनकॉन्शियस कोमा एंड डेथ तक हो सकती है। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, अगर जो शराब ज़्यादा पी लिया तो उससे भी खतरे होते हैं। इस तरीके से सडनली हाइपोग्लाइसेमिया, जो एंटी डायबिटिक कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं या इंसुलिन का डोज ओवरडोज हो गया तो हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। इस तरीके से अगर ज़्यादा हाइपरग्लाइसेमिया हो गया उनसे भी हाइपोक्सिया, CO2 नार्कोसिस उसको बोलते हैं, यानी कि कुछ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हाइपोक्सिया हो जाता है, एन्केफेलोपैथी में चले जाते हैं। ब्लड में कभी इन्फेक्शन, बैक्टीरियमिया या सेप्टिसीमिया या यूरोसेप्सिस जिनको बोलते हैं, इस तरीके से मैक्सिडिमा कोमा, एडिसोनियन क्राइसिस होती है, हेपेटिक और यूरेमिक एन्केफेलोपैथी वगैरह होते हैं। न्यूरोलॉजिकल काज जो हैं उनका मैं बताऊंगा, जैसे हेड इंजरीज, कहीं से गिर जाना, फॉल हो जाना, एक्सीडेंट्स होना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ट्रामा वगैरह, ब्रेन ट्यूमर्स खुदा न खास्ता, एपिलेप्सी जैसे है, मिर्गी आना। मगर वेस्कुलर काजेज खासकर जो हैं, जैसे ब्रेन हेमरेज हो जाना और या इस्कीमिया हो जाना, इनको हम स्ट्रोक बोलते हैं। इस्कीमिक स्ट्रोक है वो ज़्यादा कॉमन है बनिस्बत हेमरेजिक स्ट्रोक के। ये दोनों कंडीशन पे डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ ब्लीड। अगर अंदर से किसी वेसल्स को ज़्यादा ब्लॉक हुआ है तो बिल्कुल कोमा में जा सकता है, और अगर कम होगा, हाँ, डिपेंड करता है किस एरिया में ब्लीड हुआ है और कितना ब्लीड हुआ है, क्या उसका इफेक्ट जो है ब्लीडिंग का। अगर लेफ्ट साइड ब्रेन में ब्लीड होगा तो राइट साइड का वीकनेस हो जाएगा। अगर राइट ब्रेन में ब्लीडिंग होगा तो लेफ्ट साइड का वीकनेस होगा। अब कभी कभी मोनोपैरेसिस, यानी कि एक ही बाजू में कमज़ोरी आ सकती है, कभी एक ही टांग में कमज़ोरी आ सकती है। तो ये डिपेंड करता है किस जगह पे इसका ब्लीड हुआ है। तो सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि जब असेसमेंट करना है कोमाटोज पेशेंट का, उसको डॉक्टर्स लोग हम ग्लासको कोमा स्कोर अप्लाई करते हैं। आल दो ये हेड इंजरीज के लिए भी अप्लाई होता है। ये ग्लासगो कोमा स्कोर जो है ये एक स्केल है। ये तकरीबन ब्रेन ट्यूमर्स में भी यूटिलाइज हो जाता है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखी जाती है। इसमें टोटल स्कोर होता है 15, कम से कम स्कोर होता है 3। 3 मीन्स बहुत डेंजरस। और 8 अगर स्कोर होगा, 8 से ऊपर होगा तो तकरीबन पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर 8 से नीचे होता है तो डॉक्टर्स उसको इंट्यूबेशन वगैरह करते हैं। वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं तकरीबन इंट्यूबेशन करते हैं। सब्जेक्टिव फैसिलिटीज़ अवेलेबल। ग्लासगो कोमा स्कोर के 2-3 चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। एक तो आई ओपनिंग देखी जाती है, उसके बाद वर्बल रिस्पांस देखा जाता है, उसके बाद मोटर रिस्पांस देखा जाता है। आई रिस्पांस में ये देखना है कि अगर ये खुद बहुत आंखें खोल देता है, इसको स्पॉन्टेनियस रिस्पांस बोलते हैं, उसका स्कोर 4 होता है। अगर हम उसको आवाज़ देते हैं, आंखें खोलता है, तो उसका स्कोर 3 होता है। उसको प्रेशर करते हैं, कहीं मान लो चेस्ट के ऊपर प्रेशर करते हैं तो वो आंखें खोलता है, तो वो स्कोर उसका 2 होता है। अगर बिल्कुल आंखें नहीं खोलेगा, आप कुछ भी हरबा इस्तेमाल करो, तो उसका स्कोर 1 होता है। इस तरीके से वर्बल रिस्पांस में अगर ओरिएंटेड है, यानी इसको पता है ये क्या टाइम है, क्या चीज़ हो रही है, मैं किस हॉस्पिटल में हूँ, क्या कर रहा हूँ, दैट मीन्स वो ओरिएंटेड है तो उसका स्कोर 5 है। कंफ्यूज्ड है तो स्कोर 4 होगा। हमारे बोले हुए वर्ड समझ आता है तो उसका मतलब है उसका स्कोर 3 है। अगर साउंड से वर्बल रिस्पांस करेगा, यानी साउंड्स बोलेगा, कुछ ना कुछ बात करेगा,
तो उसका मतलब है उसका स्कोर 2 है। अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वर्बल रिस्पॉन्स कुछ नहीं होगा, तो नन को 1 आता है स्कोर। इस तरीके से मोटर रिस्पॉन्स में 6 स्कोर होता है। तो अगर पेशेंट को डॉक्टर बोलता है हाथ ऊपर उठाओ, वाकई हाथ ऊपर उठाता है, ओबेज कमांड्स, उसका मतलब उसका स्कोर 6 है। लोकलाइज करता है, अगर कहीं पे पेन है तो उसका मतलब स्कोर 5 है। अगर उसको नॉर्मल फ्लेक्श करता है, मान लीजिए हम इसको यहाँ से प्रेस करते हैं तो फ्लेक्शन करता है, तो उसका स्कोर 4 आता है। अगर एक्सटेंशन कर देता है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन करता है, तो स्कोर 3 होता है। और एक्सटेंशन कर देता है, अगर हम प्रेस करेंगे तो ऐसे नीचे से बाजू करेगा, तो उसका स्कोर 2 होता है। अगर कोई रिस्पांस नहीं करेगा, मोटर रिस्पांस, तो 1 होता है। जो सीवियर है 3 से 8 तक है। मॉडरेट स्कोर 9 से 12 है। इसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब डिपेंड करता है किस स्टेज में है। इस तरीके से जो माइल्ड है 13 से 15, तो इसमें रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनता जाएगा, चूँकि ये ह्यूमन लाइफ के साथ कंसर्न है। हम किस तरीके से केयर ऑफ कोमाटोस या अनकॉन्शियस पेशेंट का कैसे केयर करेंगे, तो इसके तो पहले मैंने बता दिया मल्टीफैक्टोरियल वजूहत हैं। तो जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो देख लेगा कि हकीकत में वजह क्या है, तो उसका मैनेजमेंट प्रोटोकॉल वो देखते हैं किस तरीके से इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले बेसिक लाइफ सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक ऐसे पेशेंट को हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए, या तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे उसको टर्न करना चाहिए। ऐसा ना हो वो बैक साइड पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बैक साइड्स पे क्या होता है कि जो फूड कंटेंट्स होते हैं स्टमक में, हमारा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स जो होता है वो लैक्स हो जाता है। पूरा जो फूड पार्टिकल हैं कहीं वापस जाते हैं लंग्स की तरफ, लंग्स में ट्रेकिया में ब्लॉक कर जाता है, एस्फेक्सिया वगैरह हो जाता है, जिससे बिल्कुल लंग्स ब्लॉक होंगे, रिस्पिरेशन कोलैप्स हो सकती है और आदमी का खतरा हो सकता है। इस तरीके से राइट साइड, लेफ्ट साइड और तकरीबन 45 डिग्री एंगल पे प्रोन अप करके रखना होता है। बैक को तकरीबन ऊपर रखना होता है, ताकि एसिड या स्टमक के कंटेंट्स लंग्स में ना जाएं। इसके बाद ABC का खास ख्याल रखना चाहिए। ए हो गया एयरवे, B ब्रीथिंग और C सर्कुलेशन। ये तीनों चीज़ें, यानी कि मुंह के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए, देख लेना चाहिए कि ज़ुबान पीछे तो नहीं फाल हो गई है, उसको सामने लाने की चम्मच से नीचे कर सकते हो आप, ताकि बैक साइड पे ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, वहाँ से भी अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को। और ख़ासकर जो भी कोमाटोज पेशेंट होगा, कभी भी हमदर्दी की सूरत में आप जल्दी जल्दी वाटर बोतल दे देते हैं, बोलते हैं अगर इसको शिवरिंग हो रही है वाटर बोतल दे दिया, क्योंकि उनका सेंसरी सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है उस टाइम, मोटर रिस्पांस भी नहीं काम कर रहा होता है, या तो राइट साइड में वीकनेस है या लेफ्ट साइड में वीकनेस है, डिपेंड करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोमाटोज पेशेंट्स को घर वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल में, क्योंकि घर वालों में सब फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है। उसका पेशेंट का बॉडी का पोस्चर को मेंटेन रखता है। कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रेशर अल्सर्स ना हो, एक ही जगह पे प्रेस नहीं पड़ा रहना चाहिए। अगर बाजू या कोहनी है एक ही जगह पड़ती रहेगी तो वहाँ पे अल्सर्स बन जाते हैं, रेडनेस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगी। ये अल्सर्स जल्दी जल्दी हील नहीं होते हैं, खासकर बटक्स पे, बैक पर। इनको क्या करना चाहिए, एक एक घंटे के बाद पोजीशन चेंज करना चाहिए। उस टाइप के पिल्लोज वगैरह या उस टाइप के मैट्रेसेस अगर हों वो यूज़ करते रहना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन लोगों को पेशाब निकल जाता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, और आपके उन और अपने कपड़े ख़राब कर लेते हैं, वहाँ पे स्मेल आना स्टार्ट हो सकती है, और या स्टूल्स पास कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेल्स में कंडोम कैथेटर लगा लेना चाहिए। इसके लिए सब लोगों को तकरीबन मालूमात होनी चाहिए कि कंडोम कैथेटर कैसे यूज़ किया जाता है। कोई मुश्किल काम नहीं है। जब भी कैथेटर डाल दिया जाए तो उनको कहीं पुल नहीं करना चाहिए। इसके कैथेटर डालने से क्या होता है, एक तो कपड़े ख़राब नहीं होंगे, इन्फेक्शंस नहीं हो, बेड सोर्स ज़्यादा नहीं होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप यूरिन का आउटपुट देख सकते हो कि कितना यूरिन बैग में जमा हुआ है। तकरीबन जितना आप यूरिन में बैग में देखोगे उससे 1.5 गुना ज़्यादा आपको पिलाना चाहिए, उसको फ्लूइड पिलाना चाहिए, रस, सूप वगैरह वो चीज़ें देना है। कहीं दूध देने की ज़रूरत होती है, कहीं चाय ठंडी करके देनी होती है। रायल्स ट्यूब के थ्रू
अब मैं अगली बात ये बताऊंगा, जो रायल्स ट्यूब फीडिंग है उन लोगों को देनी है जो बिल्कुल कोमा में है, तकरीबन जिनका ग्लासको कोमा स्कोर 8 से नीचे है, या जो बिल्कुल डिग्लूटेट ना कर सके हों, निगला ना सकते हों। रायल्स ट्यूब से डरना नहीं चाहिए। तकरीबन ये नाक से ट्यूब डाली जाती है। एक एरम चानू शर्मिला जो थी, एक उसको क्या था, उसने कुछ एजिटेशन की सूरत में तकरीबन 16 साल उसने खाना पीना नहीं खाया। नर्सेस ने उसके नाक से एक पाइप डाली हुई थी, उसके थ्रू वो उसको खिलाते थे। उसमें कैलोरिक जो चीज़ें होती थे, कहीं रस, सूप वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, दालें हैं, बॉयल्ड वेजिटेबल्स वगैरह वो डाला करते थे। तो ये है इम्पॉर्टेंट कि कैलोरीज कितनी देनी है, जूसेस कितना देना है, सूप कितना देना है। रायल्स सूप में तकरीबन 20 सीसी की जो सिरंज होती है, जो बड़ी साइज़ की सिरंज होती है, वो यूज़ कर लेनी चाहिए, जिसमें आप एक मेजर क्वांटिटी के हिसाब से आप उनको फीडिंग करेंगे। जब आपकी रायल्स ट्यूब एस्टेब्लिश हो जाएगी तो आपकी कामयाबी है। वो राइल्स ट्यूब प्रॉपरली बिल्कुल स्टमक में जाना चाहिए। वहाँ एक जो टेक्नीशियन या डॉक्टर या पैरामेडिक्स जो भी है वो टेस्ट करता है कि वाकई जो ट्यूब है बिल्कुल स्टमक में है। तो आप अपने टाइमली उसको फिर आप मेडिसिन दे सकते हैं, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ दे सकते हैं। आप कहीं कहीं ऐसे लोगों को ग्लिसरॉल की ज़रूरत पड़ती है जो ब्रेन का प्रेशर डाउन करते हैं। हाँ, आपके डॉक्टर्स की रिकमेंडेशंस अगर इसमें होंगी तो आपके लिए बहुत और आसानी हो जाएगी। कहीं पेशेंट को सीजर्स हो जाएं या एपिलेप्टिक फिट्स आ जाएं, उस सूरत में आप अपने डॉक्टर से रजू करेंगे, वो आपको फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन बताते रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बेड शीट्स हैं उनके रिंकल्स हटा दिए जाने चाहिए, क्योंकि रिंकल्स की वजह से बेड सोर्स ज़्यादा होते हैं और वही बेड सोर्स एक ऐसा कारण बन सकते हैं जो रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फिर डॉक्टर्स भी फिर उसके ऊपर ग्राफ्ट करना पड़ता है, उसके ऊपर प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है, फिर लेंथी प्रोसेस होता है। निप द इवल इन द बड, पहले से ख्याल रखना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप ड्राई एंड क्लीन। बेड शीट्स को बार बार या डेली चेंज करना ज़रूरी है। अपने डॉक्टर से रब्ता रखना या अपना जो मेडिकल स्टाफ है उनके साथ लिंक रखना तो अच्छी बात है। उससे आपका मसला आसान हो जाएगा। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में, रिकवरी में पेशेंट की बेहतरी आएगी। अगर किसी पेशेंट को इस तरीके से एपिलेप्टिक फिट वगैरह आ रहे हों, वो बचाने की कोशिश करना है, टंग बाइट होने से बचाने की कोशिश करना है और बाकी इंजरीज से, बेड से गिरने से बचाने की कोशिश करना है। तो ABC जो है इसका ख्याल रखा जाए। प्रॉपर टाइम पे एंटीबायोटिक्स दी जानी चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचना है। रायल्स ट्यूब फीडिंग बड़े प्रॉपरली देना चाहिए और एक चार्ट लिख के रख देना चाहिए, कितना इनपुट हुआ, कितना आउटपुट हुआ, कितना फ्लूइड दिया गया, किस में कितने कार्बोहाइड्रेट्स थे, कितने प्रोटीन्स थे और पानी की मकदार कितनी थी, वेजिटेबल सूप कितना था, मीट का सूप कितना था, क्योंकि सॉलिड चीज़ें ये खा नहीं सकेंगे। हाँ, इस तरीके से स्टूल्स का जो पासेज करेंगे उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है केयर ऑफ ए कोमाटोज पेशेंट का या अनकॉन्शियस पेशेंट का ये नॉलेज सबको हो। इम्पॉर्टेंटली क्विकली मैं बताऊंगा, राइट लेटरल पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन, बैक बैक पोजीशन पे नहीं रखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइमली फीडिंग होना चाहिए, रायल्स ट्यूब एस्टेब्लिश करना चाहिए। ये पेशेंट एजिटेटेड होते हैं, कभी ना कभी ये रायल्स ट्यूब को खींच लेते हैं, कभी ना कभी ये कैथेटर को खींच लेते हैं, वहाँ पे ट्रामा होने का खतरा होता है। पेशेंट को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी हो पेशेंट को उसके ऊपर नज़र रखी जानी चाहिए। होप, मुझे उम्मीद है ये चीज़ें अगर हम अप्लाई करेंगे ऐसे कोमाटोज पेशेंट्स के लिए तो वो रिकवरी में बहुत सारा बेनिफिट होगा। आई विश देम बेस्ट ऑफ लक, हैव ए गुड लाइफ ahead. Allah bless them.